स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर सेकंड है, भारतीय संविधान में अधिकार। इस चैप्टर के एमसीक्यूज 2 और 4 मार्क्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तर की वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं चैनल पे। अगर आपने नहीं देखा है तो उन वीडियोस का प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 6 मार्क्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तर के बारे में, यानी कि इस चैप्टर के 6 मार्क्स के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं जो कि हर साल पूछे ही जाते हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर का जो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है उसको कई प्रकार से पूछा जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले तो नॉर्मली इस तरह से पूछा जाएगा। देखिए, ध्यान दीजिए, आपके अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? इसके प्रावधानों को संक्षेप में लिखें और तर्क देकर बताएं कि यह महत्वपूर्ण क्यों है। ठीक है, यानी कि आपको बताना है आपके अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उसके बारे में आपको बताना है, और क्यों महत्वपूर्ण है ये भी बताना है। ठीक है, या फिर इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जा सकता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है? संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अधिकार को दी है, और इसके अंतर्गत न्यायालय किन किन प्रकार के आदेशों यानी रिटों को जारी करती है, उन्हें समझाइए। और इसी को एक और आसान भाषा में पूछ लिया जाएगा, न्यायालय द्वारा जारी किए गए विभिन्न रिटों का वर्णन कीजिए। यानी कि न्यायालय जो होता है उसके द्वारा जो रिट जारी किए जाते हैं उनका वर्णन कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है इस प्रश्न का आंसर। तो सबसे पहले तो एक छोटी सी भूमिका लिखेंगे इस क्वेश्चन में। देखिए किस तरह से, संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। संविधान के जो जनक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, इन्होंने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान के हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। ठीक है, और हमारे अनुसार यानी कि इस चैप्टर के अकॉर्डिंग और वैसे भी जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार माना गया है, क्योंकि इसके अस्तित्व पर ही समस्त अधिकारों का अस्तित्व आधारित है। इस अधिकार के द्वारा नागरिक उच्चतम न्यायालय से अपने अधिकार की सुरक्षा कर सकते हैं। यानी कि इसी अधिकार के द्वारा जो नागरिक होते हैं, यदि उनके किसी भी दूसरे मौलिक अधिकारों को हनन होता है तो इस मौलिक अधिकार के तहत वो न्यायालय में गुहार लगा सकते हैं और अपने बाकी के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करवा सकते हैं। इसके अंतर्गत न्यायालय जो है वो 5 प्रकार के रिटों को जारी करती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं वो रिट कौन कौन से होते हैं। ठीक है, सबसे पहला रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, ये रिट क्या होता है? देखिए, न्यायालय जो होता है वो किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। यदि व्यक्ति को गिरफ्तार करने का जो तरीका है वो गैर कानूनी है या असंतोषजनक है तो न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने का आदेश दे सकता है। यानी कि इस रिट के अकॉर्डिंग क्या होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के अकॉर्डिंग, कि न्यायालय जो होता है पुलिस के द्वारा किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसको 24 घंटे के अंदर अपने कोर्ट में पेश करने का आदेश जारी करता है और कहता है कि अगर इसकी गिरफ्तारी का जो कारण है वो असंतोषजनक है, गैर कानूनी है, तो उसे व्यक्ति को छोड़ने का आदेश भी देती है। ठीक है, दूसरा रिट है परामदेश। दूसरा रिट कौन सा है? परामदेश। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी के व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को प्रभावित होता है, यानी कि ये जो न्यायालय होता है, मतलब ये जो आदेश होता है, रिट होता है परामदेश, ये उस समय जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी, जैसे एमसीडी हो गया, ठीक है, इसका पदाधिकारी अपने कानूनी अधिकारों को, संवैधानिक अधिकारों के दायित्वों का पालन सही ढंग से नहीं करा है, तो इस रिट को जारी करके वो उसको न्यायालय में पेश होने की और कहता है कि आप ये काम सही से क्यों नहीं कर रहे हो, उसका जवाब मांगती है। तो ये होता है परामदेश। ठीक है, बात करते हैं अगले रिट की। अगला है निषेध आदेश। अगला रिट है निषेध आदेश। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, उसे ऐसा करने से रोकने के लिए निषेध आदेश जारी करती है। यानी कि जो निषेध आदेश होता है इसके अकॉर्डिंग जो न्यायालय होता है ये उस समय जारी किया जाता है जब कोई निचली अदालत, जैसे उच्च न्यायालय हो गया, ठीक है, या फिर जिला न्यायालय, अपने अधिकार क्षेत्र से
अधिक न्याय करने लगती है, मुकदमे की सुनवाई करती है, तो ऊपर की अदालतें कहती हैं कि नहीं भाई, ये आपको नहीं करना है और आप इसे रोकिए और इसे सीधा हमारे पास भेजिए। ठीक है, अगर मामला ज़्यादा गंभीर होता है। ठीक है, तो ये होता है निषेध आदेश। फिर आता है अधिकार परीक्षा। चौथा आता है हमारा अधिकार परीक्षा। इसमें क्या होता है, जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा उस पद पर कार्य करने से रोक देता है। यानी कि ये जो अधिकार परीक्षा है तब आदेश जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि घूसखोरी से, ठीक है, डीसीपी बन गया है या फिर यूपीएससी जो आईपीएस वगैरह है वो बन गया है, जो कि उसके लायक नहीं है। तो इस अधिकार के अकॉर्डिंग वो उसे उस पद पर कार्य करने से रोक सकता है और उस पर कमेटी बिठा सकता है कि आखिर ये किस तरह से यहाँ पे आया कैसे, ठीक है, क्या क्या इसने झोल किया, उसके बारे में पूरी छानबीन इस अधिकार के द्वारा की जाती है। ठीक है, अगला रिट आता है उत्प्रेक्षण रिट। अगला है हमारा उत्प्रेक्षण रिट। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ये तब जारी किया जाता है जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है। यानी कि कोई निचली अदालत या कोई सरकारी अधिकारी उसके अंडर में जो काम नहीं है, उसके अधिकार जो है उन अधिकारों के अलावा वो कोई दूसरा कार्य करता है, तो न्यायालय ये रिट जारी करती है और कहती है कि भाई आप ये काम नहीं करते हो, आपके अंडर में ये काम नहीं आता और इस काम को हम दूसरी अदालत में या दूसरे अधिकारी को हस्तांतरित कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है उत्प्रेक्षण रिट। तो आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको समझ में आया होगा। अब ये प्रश्न जो है इसको अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, जो कि मैंने आपको बताया किस तरह से। तो सबसे पहले आपको एक छोटी सी भूमिका इस तरह से लिखनी है और फिर आपको बताना है ये महत्वपूर्ण क्यों है और फिर रिटों के बारे में बता देना है। पहला रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, फिर है परामर्श, तीसरा है निषेध आदेश, चौथा है अधिकार परीक्षा और पांचवा है उत्प्रेक्षण रिट। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर है वो समझ में आ गया होगा। बात करते हैं दोस्तों इस चैप्टर के अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न की। ये इंपॉर्टेंट है और आखिरी प्रश्न है। देखिए ये प्रश्न क्या है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकार में संबंध और अंतरों का वर्णन कीजिए। यानी कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच अंतर क्या है और संबंध क्या है, इसके बारे में बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके संबंधों के बारे में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में क्या क्या संबंध होते हैं। ठीक है, तो एक सिंपल सी लाइन तो आपको याद ही होगी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार एक दूसरे के पूरक हैं। अब ये पूरक हैं कैसे, आपको हर कोई ये तो बता देगा पूरक हैं, लेकिन ये नहीं बताएगा कोई कि पूरक हैं कैसे। तो देखिए मौलिक अधिकार हैं वो राजनीतिक न्याय की स्थापना करते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व सामाजिक तथा आर्थिक न्याय को बढ़ावा देते हैं। तो दोनों के पूरक होने के समय लोकतांत्रिक व्यवस्था को बढ़ावा मिल सकता है। यानी कि मौलिक अधिकार राजनीतिक न्याय की स्थापना करते हैं और नीति निर्देशक तत्व सामाजिक आर्थिक न्याय को बढ़ावा देते हैं। तो जब राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय अच्छे ढंग से चलेगा तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाएंगे, क्योंकि दोनों का ही उद्देश्य है न्याय को स्थापित करना। ठीक है, बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है जो मौलिक अधिकार होते हैं वो ये बताते हैं कि नागरिकों को क्या क्या दिया जा चुका है। मौलिक अधिकार ये बताते हैं कि नागरिकों को ये अधिकार दिए जा चुके हैं, लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो ये बताते हैं कि नागरिकों को अब क्या दिया जाना बाकी रह गया है। ठीक है, तो इस तरह जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो मौलिक अधिकारों का मार्गदर्शन करते हैं कि भाई अब इन्हें क्या क्या दिया जाना है। ठीक है, मौलिक अधिकार तो पहले से इन्हें प्राप्त हैं। ठीक है, लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो ये बता दें कि इन्हें अब और क्या क्या दिया जाना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला है जहां मौलिक अधिकार सरकार के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं, वहीं नीति निर्देशक तत्व उन्हें कुछ कार्यों को करने की प्रेरणा देते हैं। यानी कि मौलिक अधिकार जो है वो संविधान में वर्णित है, इसलिए कुछ कार्यों पर जो सरकारी कार्यालय होते हैं यदि वो कार्य ऐसा करते हैं जो कि उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो उन्हें उस कार्य करने से रोकते हैं। लेकिन वहीं जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनके साथ ऐसा कोई झोल नहीं होता है। वो क्या करते, उन्हें ये आदेश होता है, उनके पास ये राइट होता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये नीति निर्देशक तत्वों के अधीन रहकर। ठीक है, छठा है मौलिक अधिकार खास तौर पर व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षित करते हैं। मौलिक अधिकार जो है वे व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षित करते हैं, वहीं राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो पूरे समाज के हित की बात करते हैं। ठीक है,
तो ये थे राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक अधिकारों में संबंध। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। अब आते हैं इनमें अंतर, मौलिक अधिकार में और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इनमें क्या क्या बेसिक अंतर कौन कौन से उसके बारे में। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट है मौलिक अधिकारों को कानूनी सहयोग प्राप्त है परंतु नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी सहयोग प्राप्त नहीं है। यानी कि इस लाइन का मतलब ये है कि मौलिक अधिकार जो है उन्हें संविधान के द्वारा दिया गया, इसलिए इन्हें न्यायालय और कानूनी सपोर्ट जो है वो प्राप्त है। लेकिन ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं इन्हें साधारण कानूनों के द्वारा लागू करवाया जा सकता है, इसलिए क्या होता है इन्हें कोई कानूनी सहायता ज़्यादा प्राप्त नहीं होती है। अर्थात कहने का मतलब ये है मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर आप न्यायालय में जा सकते हैं। मौलिक अधिकार को अगर उल्लंघन होता है, कोई पदाधिकारी कोई व्यक्ति आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो आप न्यायालय जा सकते हैं, परंतु नीति निर्देशक तत्वों के उल्लंघन पर आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट आता है मौलिक अधिकारों का उद्देश्य होता है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। मौलिक अधिकार जो होते हैं इनका उद्देश्य होता है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना, जबकि नीति निर्देशक तत्वों का जो उद्देश्य होता है वो होता है सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। जैसे अभी संबंध के बारे में देखा था कि मौलिक अधिकारों का उद्देश्य होता है राजनीतिक न्याय को स्थापित करना, वहीं यहाँ पे है मौलिक अधिकारों का उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र को स्थापित करना और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य होता है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ठीक है, फिर आता है अगला पॉइंट, अगला है मौलिक अधिकारों का संबंध व्यक्तियों और निर्देशकों का संबंध सिद्धांत समान से होता है। यानी कि मौलिक अधिकारों का जो संबंध है वो सीधा सीधा व्यक्ति के अधिकारों से होता है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों का संबंध जो है वो समाज से होता है। ठीक है, मौलिक अधिकार व्यक्ति को प्राप्त हो चुके हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्वों को अभी लागू करवाया जाना रह गया। कुछ लागू हो चुके हैं, कुछ को करवाना बाकी है। ठीक है, यानी मौलिक अधिकार प्राप्त हो चुके हैं, नीति निर्देशक सिद्धांतों को अभी लागू करवाना रह जाता है। ठीक है, तो ये थे राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में संबंध। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट थे, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में संबंध और मौलिक अधिकारों में संबंध क्या है समझ गए होंगे आप। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में क्या अंतर है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यहीं पे हमारी आज की ये वीडियो खत्म होती है, जहाँ पे हमने आपको बताया भारतीय संविधान में वर्णित जो मौलिक अधिकार आपका जो चैप्टर 2 है भारतीय संविधान में अधिकार, तो इस चैप्टर के जो 6 मार्क्स के इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर थे वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। आई होप दोस्तों कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको इस चैप्टर के 6 मार्क्स के 2 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं वो आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। हम मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में अगले चैप्टर के MCQs क्वेश्चन आंसर की वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। चलिए दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद,